हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए क्लासेस हैं। उत्तर हड़प्पा चरण, क्या आपका उत्तर हड़प्पा चरण याद रखना है, इसको बहुत शानदार तरीके से करना है, अच्छे से समझना है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण रहेगा वो पतन, जो उत्तर हड़प्पा चरण मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के कारण है, विभिन्न इतिहासकार विभिन्न विभिन्न मत देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है और टू द पॉइंट क्लास को रखा जाता है, ठीक है ना। और बहुत शानदार तरीके से कंटेंट बनाया जाता है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक गारंटी है। ये फुल डिटेल में कंटेंट है। जो पेड क्लासेस में होता है वही फ्री क्लासेस में कंटेंट है, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं टॉपिक की। बात करते हैं तो भैया पहले देखते हैं भौगोलिक विस्तार। उत्तर हड़प्पा चरण का आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 स्टेज देखे थे। प्री हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और आपका पोस्ट हड़प्पा है, लेटर हड़प्पा। ये आपका लेटर हड़प्पा फेज है। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई दे रही है। जैसे सिंध क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो सिंध क्षेत्र में आपको झूकर संस्कृति दिखाई देती है। यहाँ पे झूकर, चौंदड़ो, आमरी जैसे स्थल आपको दिखाई देते हैं। पश्चिमी पंजाब या गग्गर हकरा घाटी की बात करें, यहाँ पे कब्रिस्तान एच नामक संस्कृति दिखाई देती है। आपने हड़प्पा के साथ पढ़ा था R37, यहाँ पे आपका एच आ गया, तो याद रखना एच संस्कृति आपको लेटर हड़प्पा से और R37 आपकी हड़प्पा से संबंधित है, ठीक है ना। बात करते हैं पंजाब हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में आपको इसके क्षेत्र दिखाई देंगे। गंगा यमुना दोआब में भी आपको ये बस्तियां मिलती हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव दिखेंगे आपको। अब तो सौराष्ट्र में भी आपको उत्तर हड़प्पा चरण के प्रारंभिक भाग की महत्वपूर्ण बस्तियों में वृद्धि दिखाई देगी, ठीक है ना। देखा है कि आपको वृद्धि दिखाई देगी, यहाँ पे बहुत सारी बस्तियां आपकी बढ़ रही हैं। बात करते हैं हम लोग परिपक्व हड़प्पा से संक्रमण मतलब परिपक्व हड़प्पा से किस प्रकार से हम लोग उत्तर हड़प्पा में पहुंचते हैं भाई। जो आपकी परिपक्व हड़प्पा थी वो आपकी क्या थी, शहरी अर्थव्यवस्था थी, शहरी सभ्यता थी, शहरी विकास वहां पे था। और यहाँ पे हम देखें वापस ग्रामीण, तो ऐसा क्या हुआ, क्या क्या कारण थे कि ऐसा हुआ और क्या क्या विशेषताएं रही वो देखते हैं हम लोग। जैसे देखें उत्तर हड़प्पा चरण में हड़प्पा सभ्यता के अचानक पतन की बजाय क्रमिक गिरावट दिखाई देता है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का पतन एक साथ नहीं हुआ था, क्रमिक रूप से हुआ था, ठीक है ना, डिक्लाइन हुआ था धीमे धीमे। शहर छोटे थे, कम संगठन थे और कम समृद्ध हो गए। जो पहले शहर बड़े बड़े होते थे, अधिक संगठित थे, अधिक समृद्ध थे, वो क्या हो गए, कम छोटे हो गए, ठीक है, छोटे शहर हो गए, कम संगठित बचे हैं और कम समृद्ध बचे हैं। मुहर, लेखन शैली और लंबी दूरी के व्यापार में क्या आती है बेटा, गिरावट आती है। क्या आती है, गिरावट आती है। और मिट्टी के बर्तनों की शैली बदलती है और अधिक उपयोगी और मोटे बर्तन प्रचलित हो जाते हैं। अधिक उपयोगी और मोटे बर्तन उपयोगी हो जाते हैं। पारंपरिक हड़प्पा आकृति जैसे बीकर और प्याले धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आपको देख रहे हैं किस प्रकार से चेंजेस हो रहा है हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के बीच में। जनसंख्या और बस्ती पठन की बात करें तो सिंध और चोलिस्तान प्रदेशों में, सिंध और चोलिस्तान जो कि मुख्य क्षेत्र आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, इस क्षेत्र में कई प्रमुख शहर और बस्तियां को छोड़कर लोग बाग कहाँ चले गए, क्या सिंध और चोलिस्तान में गिरावट आई। इस क्षेत्र में कई प्रमुख शहरों और बस्तियों को छोड़ दिया गया, जिससे यह क्षेत्र क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण से आप प्रभावित रहा। मतलब सिंध और चोलिस्तान क्षेत्र में आपको उत्तर हड़प्पा आपको दिखेगा नहीं, लेटर हड़प्पा दिखेगा नहीं, क्योंकि वहां के लोग वहां छोड़ के चले गए। पूर्व और दक्षिणी क्षेत्र में विस्तार, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आपको मैप बना के देखो मैं आपको, अब देखो आपको कुछ इस तरीके से इस एरिया में आपको क्या दिख रहा था बेटा, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता आपको दिखाई दे रही थी, बराबर ना। सिंधु घाटी सभ्यता आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद इस क्षेत्र में आपका है नहीं उत्तर हड़प्पा। इस क्षेत्र में इसका दक्षिण पूर्व की तरफ विस्तार हो रहा है। इन क्षेत्रों में आपको, नए क्षेत्रों में आपको एक चीज दिखेगी, ठीक है ना। पंजाब और गुजरात जैसे क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या वृद्धि होती है, ग्रामीण बस्तियों की संख्या वृद्धि होती है। बस्तियों के बढ़ते पैटर्न से संकेत मिलता है कि पर्यावरणीय और सामाजिक दबाव के कारण क्या हुआ, जनसंख्या ने पूर्व और दक्षिण की ओर, पूर्व और दक्षिण की ओर क्या किया, प्रवास किया। उदाहरण के लिए गंगा यमुना दोआब में बस्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जो कि परिपक्व हड़प्पा चरण की 3 बस्तियों से लगभग बढ़कर 30 हो जाती है। उत्तर हड़प्पा चरण के प्रारंभिक दौरान में कच्छ और सौराष्ट्र की बस्तियां 18 थी, जहां बढ़कर 120 हो गई है। क्या हो गई, 120। तो लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, दक्षिण और पूर्व की तरफ आपके प्रस्थान कर रहे हैं, ठीक है ना। देखेंगे शहरीकरण और शिल्प में क्या परिवर्तन होता है, तो नगरीकरण में गिरावट आती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों ने अपना महत्व खो दिया था। परिपक्व हड़प्पा चरण में मौजूद शहरी नेटवर्क और राजनीतिक जो संस्थाएं थी, व्यवस्थाएं थी, वो क्या हो गई, कमजोर हो गई। कुछ छोटे शहरी केंद्र जैसे कुड़वाला मतलब चोलिस्तान में, बैट द्वारका गुजरात में, दहमाबाद महाराष्ट्र में सीमित शहरी जीवन के
के लिए बनाए गए थे। और विशिष्ट शिल्पों में भी गिरावट आई थी, जैसे कि फाइन्स आभूषण में, मन के बनाने में विशिष्ट शिल्प जारी रहे, लेकिन महत्ता और उत्पादन मात्रा में कमी आई। भगवानपुरा और झूकर जैसे कुछ उत्तर हड़प्पा स्थलों पर परंपराएं कायम भी रही हैं, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तनों कलाकृति में क्या परिवर्तन आए, तो मिट्टी के बर्तनों में बर्तन मोटे हो गए और पहले से मजबूत हो गए तथा परिपक्व हड़प्पा काल में पाए जाने वाले पॉलिश और चमक के उपयोग में कमी आई। यहाँ पे कुछ पारंपरिक हड़प्पाई आकृतियां बनी, जैसे बीकर, प्याले, छिद्र जार आदि लुप्त हो गए। जो हड़प्पाई विशेष आपके मृदभांड थे वो क्या हो गए, आपके विलुप्त हो ही गए, दिखते नहीं अब। स्टैंड पर रखे बर्तन और विभिन्न प्रकार के जार जैसी आकृतियां बनी रही, जो पहले चलती थी वो आज भी बनी रही है। लिपि की बात करें और लेखन की बात करें, तो मिट्टी के बर्तनों पर चित्र चिन्ह बनाने की परंपरा जारी रही, लेकिन जो लेखन और संचार की जो लेखन और संचार की घटती, लेकिन जीवित परंपरा केंद्रित रही, जीवित परंपरा तक संकेत देती, ठीक है ना। मतलब कि भैया आपकी जो मिट्टी पर चिन्ह परंपरा थी जारी रही है, लेकिन लेखन शैली में आपकी वो चीज नहीं दिख रही है अब। लिपि वगैरह आपकी जो पहले मोहरों पर बनाई जाए वो आपको नहीं दिख रही है। तैमाबाद और भगवानपुरा जैसे स्थलों पर क्या हुआ, कुछ बर्तनों के टुकड़ों पर हड़प्पा कालीन अक्षरों के चिन्ह पाए गए हैं। कुछ मोहरें भी लिए जो फारस की खाड़ी जैसे क्षेत्रों के साथ सीमित व्यापार संपर्क का संकेत भी देती है। व्यापारिक संपर्क की बात करूं, तो लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आती है। परिपक्व हड़प्पा काल में समृद्ध लंबी दूरी का जो व्यापार होता था, उत्तर हड़प्पा काल में क्या होती है, उसमें कमी आ जाती है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय आदान प्रदान की परंपरा आज भी जारी रही है, ठीक है ना। मतलब हड़प्पा में जारी रही। गुजरात क्षेत्र से फारस की खाड़ी का संपर्क कायम रहा, क्योंकि जिसका प्रमाण कहां से मिलता है, बेट द्वारका की मिली मोहरों से मिलता है, ठीक है ना। गुजरात क्षेत्र में फारसी खाड़ी के सीमित संपर्क बना रहा, लेकिन बेट द्वारका जैसी जगहों पर पाए गए अवशेष इसके संपर्क के प्रमाण है। दैमाबाद और झूकर जैसे उत्तर हड़प्पा स्थलों पर गोलाकार और आयताकार मोहर पाई गई हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है। कुछ मोहरों की आकृतियां फारसी खाड़ी क्षेत्र की मोहरों से मिलती जुलती हैं, जो विदेशी व्यापार के जारी होने का संकेत देती हैं, यद्यपि इनका स्तर बहुत कम था। कृषि और निर्वाह की बात करूं, तो कृषि में विविधीकरण आज भी था। उत्तर हड़प्पा चरण के दौरान अधिक विविध और गहन कृषि में बदलाव हुआ। इराक तथा बलूचिस्तान क्षेत्रों में दोहरी फसल प्रणाली अपनाई जाती थी, जहां पर गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार गर्मी में और सर्दी दोनों मौसम में उगाए जाते थे। मतलब दोहरी फसल प्रणाली अपनाई जा रही है। कालीबंगा जैसे स्थान पर सिंचाई सुविधाएं थी, जिससे व्यापक और सुव्यवस्थित खेती संभव हो सकी। बाजरा व चावल का प्रचलन विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा। ये लेटर हड़प्पा की विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम लोग। विभिन्न स्थानों पर फसलें, तो प्राग क्षेत्र में आपको गेहूं मिलेगा, जौ मिलेगा, जो कि शीतकालीन फसलें हैं। चावल, बाजरा, जौ आपकी कालीन फसलें मिलेंगी आपको। हुलास क्षेत्र में आपको चावल, गेहूं, जौ, जई, बाजरा, मसूर, चना, बादाम, अखरोट की फसलें मिलेंगी। कपास आपको हुलास में कार्बनीकृत बीजों के साथ कपास की खेती के साक्ष्य मिले हमारे लिए, ठीक है ना। आपको बता दो, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में एक ऐसी सभ्यता है जिसने सर्वप्रथम कपास को समझा, कपास को जाना, ठीक है ना, कपास की पैदावार शुरू की। सांस्कृतिक ओवरलैप, निरंतरता, तो अन्य संस्कृतियों के साथ ओवरलैप। यदि आपको याद हो, आपने ताम्रपाषाण संस्कृतियां पढ़ी थी, उसके विभिन्न चरण में देखे थे, तो विभिन्न चरणों में हम लोग कहाँ तक 400 ईस्वी तक पहुंच जाते थे, 1500 ईस्वी तक पहुंच जाते थे समकालीन। और मैंने आपको बताया था कि भारत बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। तो साथ साथ में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कृतियां साथ साथ में निरंतर चली रही थी, ठीक है ना। क्या मतलब, समकालीन भारत में बहुत सारी संस्कृतियां चल रही थी, जैसे कि देखो, अन्य संस्कृतियों के साथ ओवरलैप, उत्तर हड़प्पा चरण का अन्य समकालीन संस्कृतियों के साथ संपर्क हुआ, जो अंतर क्रिया और आदान प्रदान को दर्शाता है। जैसे कि चित्रित गृह मृदभांड संस्कृति या चित्रित दूसरे मृदभांड संस्कृति। एग्जाम्पल के लिए देखो आप लोग, भगवानपुरा, चित्रित दूसरे मृदभांड संस्कृति एग्जाम्पल भगवानपुरा, जो कि आपका समकालीन है इसके। दूसरा आपको गैरिक मृदभांड संस्कृति थी, तो यहाँ पे कहाँ पे, भादराबाद और अम्बाखेड़ी, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके बहुत अच्छे से, ठीक है ना। सांस्कृतिक निरंतरता और परिवर्तन की बात करें, तो शहरी नेटवर्क टूटने के बावजूद भी मिट्टी के बर्तनों की डिजाइन, शिल्प उत्पादन और लेखन की कुछ हड़प्पाई परंपराएं जारी रही। बेट द्वारका, कुड़वाला जैसे स्थलों पर अभी भी शहरी विशेषताओं के संकेत दिखाई दे रहे थे। यहाँ शहरीकरण के कुछ तत्व अभी भी बचे हुए थे। अग्नि वेदिकाएं, टेराकोटा पट्टिका, शिल्प उत्पादन, कांस, मोती, फाइनेंस निर्माण का प्रयोग अभी भी जारी रहा, विशेष रूप से पंजाब हरियाणा में। मतलब कि आप क्या बोल सकते हैं कि भैया, हाँ, सांस्कृतिक निरंतरता बनी रही परिवर्तन के साथ न्यूनतम मात्रा में, ठीक है ना। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की बात करें, तो सामाजिक संगठन, परिपक्व हड़प्पा काल में अत्यधिक संगठित शहरों से क्या हुआ, छोटे ग्रामीण और अर्ध शहरी बस्तियों का बदलाव हुआ। राजनीतिक विखंडन की बात करूं, तो बड़े राजनीतिक नियंत्रण एक केंद्रीय प्रशासन के प्रमाण नहीं मिलते अब। इसके स्थान पर स्थानीय शासन या
छोटे समुदाय उभर कर सामने आते हैं। वही बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए विभिन्न विद्वान और विभिन्न मत दिए हैं, ठीक है ना। जैसे आरबी चंदा और मार्टिमर व्हीलर क्या बोलते हैं, आर आक्रमण का सिद्धांत देते हैं पतन के लिए। अब डिटेल में आपको कोई नीड नहीं, सीधा रख लो, आर आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया, आरबी चंदा और मार्टिमर व्हीलर ने दिया। जीएफ डेल्स और बीबी लाल ने क्या दिया, आर आक्रमण सिद्धांत का विरोध किया इन्होंने। जीएफ डेल्स और बीबी लाल ने क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में आर्य आक्रमण सिद्धांत का विरोध किया है। मोहम्मद रफी मुगल बताते हैं, भैया मुगल महोदय, जलवायु परिवर्तन और नदियों के प्रभाव में बदलाव और उत्पादन में गिरावट से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। वहीं फेयर सर्विस महोदय बताते हैं कि पारिस्थितिकी और जलवायु विज्ञान संबंधी कारकों से क्या हुआ है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। वहीं सेरिन रत्नाकर बोलते हैं कि जो लाजवर्द का व्यापार होता था उस व्यापार में गिरावट है, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। वॉल्टर एल्सिन एंड फेयर सर्विस बोलते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण लोगों ने क्या किया, वहां से प्रस्थान किया और दूसरे क्षेत्रों में जाके बसने लगे। गुरदीप सिंह बोलते हैं शुष्क जलवायु, मौसम ड्राई हुआ, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। वीएन मिश्र और अग्रवाल सूद बोलते हैं, वीएन मिश्र अग्रवाल सूद बोलते हैं कि जलवायु और जल संसाधन में परिवर्तन हुआ, जिससे क्या हुआ, लोगों ने प्रवास करना शुरू किया और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। और कृषि और शहरी केंद्रों में इससे क्या हुई, गिरावट आई। इससे जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन को क्या हुआ, कृषि और शहरी केंद्रों में गिरावट आती है, ठीक है ना। ठीक है ना, इससे क्या हुआ, आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में, सॉरी, उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से निरंतरता बनी रही, किस प्रकार से विशेषताएं बनी रही और किस प्रकार से इसका पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। तो बहुत सारी चीजें हमने शॉर्ट में देखी है, अच्छे से देखी है और फुल कंटेंट देखा है। अब आपका काम है मोस्टली प्रैक्टिस करना। देखो मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको थ्योरी पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस खुद से करना है। प्रैक्टिस के लिए आप वाईसीटी का पीवाईक्यू ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बार मैंने भी क्वेश्चन पब्लिश किए थे बहुत सारे, वो भी आप लोग को मिल जाए, मेरे को है नहीं, पीडीएफ शेयर कर देंगे मैं आपके लिए, हट चुका है। जब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था मैं, अभी मेरे पास नहीं है, मैं वहाँ पे यदि मिल जाएगा तो वहाँ से मंगाऊंगा, बट पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो देंगे हमारे लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, प्रैक्टिस के लिए आप सोर्स रखो पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू, थ्योरी में आपको पढ़ा रहा हूँ, पीवाईक्यू आप पढ़ते जाओ, आपका कंटेंट होता जाएगा। अगर आप सिर्फ थ्योरी पे डिपेंड रहेंगे तो आपको सफिशिएंट नहीं है, या आप सिर्फ पीवाईक्यू पे डिपेंड रहेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। और एक और एडवाइस दो बेटा, कभी भी पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस क्वेश्चन, कभी पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन किसी भी टीचर से मत करना, मतलब कि यूट्यूब चैनल से मत करना, ना मुझसे ना किसी से। मैं एडवाइस देता हूँ आपके लिए, है कि नहीं। तो मैं यदि कभी लाऊंगा तो मेरी मजबूरी क्यों रहेगी, मेरे को वही करना पड़ेगा, मतलब हाँ वही करना है। बट मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्लास जाके देखो। मैं एक इकलौता ऐसा अपने आप को व्यक्ति मानता हूँ यूट्यूब पर जो क्लासेस के लिए मना करता हूँ। मैं बोलता हूँ सिर्फ थ्योरी क्लास करो। आप क्लास करने जाते हो, आप क्या करो, थ्योरी तो करते हो। जैसे मैं बोलूँ आपने नेट का बैच ज्वाइन किया, तो नेट का बैच ज्वाइन आपने इसलिए किया कि मैं आपको आगे पीवाईक्यू कराऊं, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊं, मैं आपको आगे बोलूँ हाँ भैया चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, मैं कराऊं, नहीं। आपने इसलिए किया है बैच ज्वाइन कि आप मुझे थ्योरी के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, मैं आपको उसके बारे में कंटेंट प्रोवाइड करूँ, बताऊं कि कैसे क्या चीजें पढ़नी होती है, कैसे क्या आपको लायक बनाऊं। ऐसे नहीं मैं खुद अपने आप में एक्सपर्ट बन रहा हूं, नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके आपको बता दूं, ये ऐसे सॉल्व करने, बकाया आप खुद सॉल्व करो। और बेटा याद रखना, जिनका भी जीआरएफ या नेट नहीं हो रहा है, मैं जीआरएफ की तो बात ही नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ नेट की बात करता हूँ। जिनका, तुम्हें को जीआरएफ पसंद है, मेरे को नेट पसंद है, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, और नेट की मैं बात करता हूँ। अगर आपको नेट चाहिए ना तो खुद से प्रैक्टिस करो, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं यही बोलूंगा कि खुद से प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। थ्योरी में आपको करा ही रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए वही बुक से करो प्रैक्टिस, शुरुआती प्रैक्टिस बुक से करो, बुक से करने में मजा आएगा, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपके विश्वास और प्यार के लिए। क्लास को लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, ठीक है ना। और एक चीज बता दो, कभी कभी क्या होता है, जब एक लंबे ड्यूरेशन हम लोग साथ में रहते हैं, क्लासेस करते हैं, तो किसी के लिए क्लास में कोई कोई क्लास ऐसी होती है जहाँ पे ग्लिच कर रहा है या बोलने के पैटर्न में हिचकिचा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, लाइव की सिचुएशन ऐसी होती है या कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं कि यहाँ पे टाइमिंग कुछ है, डिस्ट्रैक्शन कुछ है, तो क्लास में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। तो उससे आपको ये नहीं सोचना कि क्लास बेकार है अच्छी है, आपको जज नहीं करना है, आपको समझना है बात को, ठीक है ना। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।